हेलो ईजान लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो कहानी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का बेटा उस डॉक्यूमेंट्स को देखकर कहता है कि तुमने तो बताया था कि वहाँ पर फंसे लोगों की संख्या 10,000 के आसपास है, पर इस डॉक्यूमेंट्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये डॉक्यूमेंट पे जो तुमने नंबर लिख रखा है 4,125, ये क्या है? राष्ट्रपति के बेटे का सवाल सुनकर जान मन ही मन मायूस हो गया और वह ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने इशारों ही इशारों में उससे कहा कि इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद ईबो कहता है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट पे जो ये नंबर दिख रहा है 4,125, ये दरअसल वो नंबर है जिन लोगों की वहाँ पर अब तक मौत हो चुकी है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए। वो एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे जैसे उन पर किसी ने अचानक हमला कर दिया हो या कोई बम गिरा दिया हो। ये सुनते ही वहाँ पर एक तरह का सन्नाटा पसर गया था। उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी छोटी सी जगह पर इतने सारे लोग कैसे मर सकते हैं। क्या वाकई इंसानियत खत्म हो गई है? वहां पर खड़े सभी पावरफुल लोग कहीं ना कहीं इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि ये सब वहां जो भी हो रहा था वो सब पावर का खेल था। इतना बड़ा नंबर देखकर सभी लोग जान की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें इन सब का जवाब चाहिए हो कि ये सब आखिर कैसे हो सकता है। जान मन ही मन सोचने लगा कि शायद अब जवाब देने का वक्त आ गया है, इसलिए वो मुड़कर उन लोगों की तरफ देखने लगा। वे सभी लोग जान के जवाब देने का इंतजार करने लगे। जान ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि मैंने जो आपको पहले संख्या बताई थी वो सिर्फ सिंगापुर के लोगों की थी, पर अभी हमारे सामने जो संख्या आ रही है उनमें बाहर के लोग भी शामिल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ से आए बाहर के सभी लोग अचानक गायब हो गए थे। दरअसल इन लोगों ने उनका अपहरण कर लिया था और उन्हें यहाँ लेकर आए थे, इसलिए पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रही थी। राष्ट्रपति का बेटा वहीं बगल में खड़ा था। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके देश में ये सब हो रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों अचानक से विदेशी लोगों ने उसके देश में आना बंद कर दिया था। नी मिंचू ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाए, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। तभी अचानक वहां पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए जान ने कहा कि प्लीज़ आप लोग एक मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मेरे पास इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है। मुझे तो लगा था कि मैं उनके सिस्टम को हैक नहीं कर पाऊंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इसमें कामयाबी मिल गई है। फिर वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करके उन्हें समझाने लगा कि ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, असल में ये पूरे शहर में मोबाइल नेटवर्क को रोकने का काम करता है। इसीलिए यहाँ मौजूद लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले इस टावर को भी नष्ट करना होगा, तभी जाकर लोग एक दूसरे से संपर्क कर पाएंगे। जब मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था, तब इसी वजह से ईबो मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था, और मैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन लोगों ने वहाँ पर और भी बहुत कुछ छुपा रखा है। मुझे तो लगता है कि लियांग होंग अकेले दम पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए जरूर इसमें उसकी कोई मदद कर रहा है। जाने मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार ये रहस्यमय व्यक्ति कौन है। उसके मन में किसी के बारे में ख्याल आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब जोचेंग ने वो डिजाइन देखा तो उसके मन में भी एक इंसान की तस्वीर बार बार दिखाई दे रही थी। अब तो यही देखना बाकी रह गया था कि क्या जोचेंग और जान एक ही व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे। तभी जान अचानक खड़ा हो गया और उसने कहा कि चलो चलते हैं। तभी इबो ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम हर बार ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हें
चोट लगी है। तुम हर बार इस बात को कैसे भूल सकते हो? क्या तुम खुद ये याद नहीं रख सकते कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है? हर बार मुझे ही क्यों याद दिलाना पड़ता है? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है क्या? जान ने कहा, इबो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर हमें उनके सीसीटीवी कैमरों को हैक करना है तो हमें उस कैंप के पास जाना पड़ेगा। मैं चाहकर भी यहाँ से उनके कैमरों को हैक नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए उनके सीसीटीवी के कैमरों को हैक करने के लिए मुझे उनके सिस्टम में कुछ ऐसा लगाना होगा जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। इतना कहते ही जान ने एक काले रंग की टेनिस बॉल जैसी कोई चीज बैग से बाहर निकाली और उन लोगों को दिखाने लगा। ये बॉल जैसी चीज कुछ और नहीं बल्कि जान के द्वारा बनाया गया एक रोबोट था। बाहर से इसे देखने पर ये मामूली गेंद की जैसे दिखाई देती है, पर जब काम का वक्त आता है तो ये अपने आप को एक रोबोट में बदल लेती है। ऐसे कई सारे रोबोट जान के अपने घर में पड़े हुए हैं और वो इनका इस्तेमाल अपने घर के सफाई के लिए करता है। तभी जान ने टेबल पर से पानी का एक गिलास उठाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते गिलास के टुकड़े हो गए और चारों तरफ पानी फैल गया। फिर जान ने उस गेंद को जमीन पर रख दिया। देखते देखते वो गेंद रोबोट में बदल गया और वो अपना काम करने लगा। सबसे पहले उसने टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला और उसके बाद एक कपड़ा लेकर वहां पर गिरे पानी को साफ करने लगा। सभी लोग ये देखकर एकदम चौंक गए क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ इबो को पहले से ही इस बात का अंदेशा था, क्योंकि जब वो जान के घर में रह रहा था तब उसने कभी किसी को भी उसके घर को साफ करते हुए नहीं देखा था। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि इसके बावजूद जान का घर हमेशा साफ सुथरा रहता था। तभी जान ने उन लोगों से कहा कि मैंने इसके अंदर एक डिवाइस लगाया है। ये जब भी उन लोगों के किसी कंप्यूटर के पास पहुंचेगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद मैं वहां पर हर चीज को हैक कर सकता हूँ। मैं जिस दरवाजे को चाहूँ खोल सकता हूँ, मैं जिस कैमरे को चाहूँ ऑफ कर सकता हूँ। और फिर हमें ये भी पता चल सकता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है और कहाँ कितने गार्ड्स खड़े हैं। तभी निमिंगजू ने उस रोबोट को उठाया और कहा कि मिस्टर जान, क्या इसका साइज थोड़ा बड़ा नहीं है? अगर ये रोबोट ऐसे ही अपनी मर्जी से इधर उधर घूमता रहेगा तो ये किसी भी कैमरे की नज़र में आ सकता है। तभी हाइक्यून वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स लेकर आ गया। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गेंद जैसी चीजें थी। उसने वो बॉक्स जान को देते हुए कहा कि तुमने जैसे कहा था मैंने वैसा कर दिया। जान ने वो बॉक्स लेते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब। और फिर वो बॉक्स खोलकर सभी को दिखाने लगा। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने रोबोट देखा था उसका साइज बहुत बड़ा था, पर इसका साइज बहुत छोटा है। ये आसानी से किसी को दिखाई भी नहीं देगा। और तो और इसमें बेहोशी की दवा भी भरी हुई है, क्योंकि अगर आप किसी तरह की मुसीबत में फंसते हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। असल में इस प्लान के बारे में किसी को पता नहीं था, बस जान, हाइक्यून और ईबो ही इसके बारे में जानते थे। फिर जान ने एक छोटा सा बॉक्स और निकाला और उसमें से मोबाइल जैसी एक छोटी सी टैबलेट निकालते हुए कहा कि हमारे प्लान का मुख्य हिस्सा ये है कि मैंने आपको जितने भी छोटे रोबोट्स दिए हैं उन्हें आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप उन छोटे से रोबोट्स को इस छोटी सी डिवाइस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी अपने मोबाइल में रेसिंग गेम खेला है तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। इसे आप आगे और पीछे दोनों तरफ चला सकते हैं और इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने कौन है और क्या है। और अगर बात ज़्यादा बिगड़ जाती है तो आप इसमें भरी बेहोशी की दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर जोचेंग हंसने लगा और उसने कहा कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमें इतने सारे रोबोट्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जान, अगर तुम इस रोबोट को अच्छी तरह से चलाना जानते हो तो सिर्फ तुम इस रोबोट को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि
नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि मैं इस मिशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ, और अगर हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हैक कर सकते हैं तो इसके बदले हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए हम अपने आप को किसी भी खतरे के लिए तैयार कर सकते हैं, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कौन सा शख्स है जो इसे पूरी कामयाबी के साथ कर सकता है। इसलिए अब बोलने का वक्त खत्म हो गया है और आप लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का टाइम आ गया है। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ बोलने में ही आगे हैं या कुछ करके भी दिखा सकते हैं। जान मन ही मन सोच रहा था कि मैं वाकई देखना चाहता हूँ क्या आप लोग ये कर सकते हैं या नहीं। फिर वो वहाँ खड़े सभी लोगों की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपने असिस्टेंट जोमिंग, बॉडीगार्ड चैंगी और इबो के असिस्टेंट यूबिन को देखते हुए कहा कि आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तुम लोग चाहो तो इसमें हिस्सा ले सकते हो। सभी लोग खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो गए। जान ने फिर कहा कि और मैं आप सभी लोगों पर ध्यान रखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। अभी के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शाम होते ही हम उन लोगों के ठिकाने के लिए रवाना होंगे। सूरज ढलने के बाद वो सभी लोग उस सीक्रेट ठिकाने की तरफ चले गए। उनके साथ बहुत सारे जवान भी थे जो आधुनिक हथियारों से लैस थे। इबो नहीं चाहता था कि उनके ऊपर एक बार फिर से हमला हो। नीमिंगजू से लेकर जोचेंग भी अपने आदमियों को अपने साथ लेकर आया था। वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर आए थे। उन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि अगर इस बार उन पर हमला होता है तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जान अभी भी अपनी चोट से पूरी तरह से उभर नहीं पाया था, इसलिए इबो ने अपने बॉडीगार्ड से पहले ही कह दिया था कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो तुम सबसे पहले जान को लेकर हम अपने सीक्रेट ठिकाने पर चले जाना। इसके शरीर पर जरा सी खरोच भी नहीं आनी चाहिए। करीब 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वो सभी लोग उस सीक्रेट ठिकाने पर पहुंच गए। नीमिंगजू ने अपने आदमियों से कहा कि इन गाड़ियों को इस तरह से खड़ा कर दो कि सबको ये लगे कि जंगल में ये गाड़ियां बहुत सालों से यूं ही खड़ी हैं। सभी लोग गाड़ियों को जंगल में इधर उधर इस तरह से छुपाने लगे कि किसी को भी पता ना चले कि वहां पर कोई बाहर से आया है। थोड़ी देर में ही सभी लोग अपने मिशन के लिए तैयार हो गए। इस मिशन में उन लोगों को रोबोट को कंप्यूटर्स के साथ जोड़ना था, और सबसे अहम बात ये थी कि उन लोगों को कोई देख ना पाए, नहीं तो उन लोगों का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। तभी जान ने अपना लैपटॉप निकाल लिया और सारे रोबोट को उससे कनेक्ट कर दिया। फिर उसने कहा कि आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये रोबोट 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके रोबोट 5 किलोमीटर के दायरे से आगे ना जाए, नहीं तो आप फिर उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब काम करने का समय आ गया है, इससे आप सभी लोग तैयार हो जाइए। बस कुछ ही मिनटों में खेल शुरू हो गया। सभी अपने अपने रोबोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, और उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था कि किसी गार्ड की नज़र उनके रोबोट्स पर ना पड़ जाए। जोचेंग और ईबो भी एक दूसरे से कम नहीं थे। कभी ईबो का रोबोट आगे हो जाता था तो कभी जोचेंग का रोबोट। कैप्टन नीमिंगजू का रोबोट भी उन लोगों के पीछे पीछे ही था। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हाइक्यून को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस रोबोट को आखिर चलाया कैसे जाता है। असल में हाइक्यून दिन में कुछ मरीजों का इलाज कर रहा था, इसलिए उसे इसका प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। सभी लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे थे, पर पहले स्थान पर अभी भी ईबो और जोचेंग के रोबोट बने हुए थे। जान ने जैसे ही हाइक्यून का रोबोट देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा कि क्या डॉक्टर साहब, आप तो सबसे पीछे रह गए। थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आगे जाने की कोशिश कीजिए। जान की बात सुनकर हाइक्यून मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि कितने साल हो गए हैं जब से मैंने कोई भी गेम नहीं खेला है। मेरे लिए तो ऑपरेशन करना इससे ज़्यादा आसान है, इसलिए तुम मुझसे कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा। हाइक्यून की बात सुनकर जान हंसने लगा। फिर वह उसे सिखाने लगा कि उसे इस रोबोट को कैसे चलाना है।
कुछ ही समय बाद वो लोग बाउंड्री के अंदर पहुंच गए थे। अभी तक किसी ने भी उनके रोबोट्स को देखा नहीं था। रात के अंधेरे में इतनी छोटी टेनिस बॉल जैसे रोबोट्स को कोई कैसे देख सकता था भला? जॉन रोबोट्स के माध्यम से ये देखने की कोशिश कर रहा था कि अंदर का इलाका कैसा है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सीक्रेट बेस बहुत बड़ा है। जॉन ने कहा, ये बाहर से जितना बड़ा दिख रहा है, ये अंदर से उससे भी ज्यादा बड़ा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सब अलग अलग दिशाओं में फैल जाएं। सभी लोग अलग अलग दिशाओं की तरफ जाने लगे। तभी किसी का रोबोट एक लोहे के दरवाजे में फंस गया तो उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? मेरे सामने तो एक लोहे का दरवाजा है। तब तक बाकी सारे रोबोट भी वहां तक पहुंच गए थे। ये बात सुनते ही जॉन लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखने लगा। अच्छी तरह से जांच कर लेने के बाद उसने कहा कि मिंग, तुम वहां खड़े गार्ड के ऊपर बेहोशी की दवा का इस्तेमाल कर सकती हो। जब ये गार्ड बेहोश हो जाएगा तब अंदर से दूसरा गार्ड दरवाजा खोलकर इसे लेने के लिए आ जाएगा और तभी सब लोग अंदर चले जाएंगे। जॉन ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही वो गार्ड बेहोश होकर नीचे गिरा, अचानक से ही दरवाजा खुल गया और अंदर से कुछ गार्ड बाहर आकर उस गार्ड को उठाकर ले गए। गेट खुलते ही सभी रोबोट एक एक करके अंदर जाने लगे। सभी रोबोट सुरक्षित रूप से अंदर पहुंच गए थे। अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित रह गए थे। वो सीक्रेट बेस बहुत दूर तक फैला हुआ था। तभी एक रोबोट ने एक जगह बहुत सारे लकड़ी के डिब्बों को रखे हुए देखा। उन डिब्बों को अलग अलग रंगों से रंगा गया था। उन्हें देखते ही जॉन ने कहा कि यहाँ पर इतने सारे डिब्बे क्यों पड़े हैं? पता नहीं इन सब में क्या है। पर जैसे ही ली मिंगजू ने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा तो वो चौंक गया। उसने कहा कि इन डिब्बों में बम बनाने का सामान है। मैं इन डिब्बों को देखकर इसलिए ये बता सकता हूँ क्योंकि आर्मी में भी ऐसे ही डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ज़मीन के नीचे कोई बहुत बड़ा धमाका करना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद ये जगह रहने लायक नहीं रहेगी। यहाँ पर मौजूद सभी लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे, इसलिए हमें जल्दी इनके बारे में कुछ करना होगा। तभी जो चेंग और ईबो एक साथ चिल्लाए, मुझे एक कंप्यूटर मिल गया, मुझे एक कंप्यूटर मिल गया। वहीं बगल में बैठे यूबिन के चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही जॉन ने उसे देखा तो उसने कहा कि असल में मैं कंप्यूटर ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर चला गया और अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरा रोबोट एक ट्रॉली के अंदर है और अब वो मेरी रेंज से बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही जॉन झट से लैपटॉप की स्क्रीन पे देखने लगा, पर इससे पहले कि जॉन कुछ कर पाता वो रोबोट उनकी पहुंच से काफी दूर निकल चुका था। ये देखकर अब यूबिन को बुरा लगने लगा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर उस रोबोट को किसी ने देख लिया तो उनका सारा मिशन फेल हो जाएगा और दुश्मन को पता चल जाएगा कि कोई वहां पर घुसने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो बार बार जॉन से माफ़ी मांगने लगा। जॉन ने कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो रोबोट हमारी पहुंच से बाहर चला गया है। मुझे तो चिंता इस बात की सता रही है कि कहीं वो रोबोट उन्हें दिख ना जाए, क्योंकि उन लोगों ने ट्रॉली से सामान उतारना शुरू कर दिया है। इतना सुनते ही ईवो वहां पर आ गया और उसने यूबिन के हाथों से डिवाइस लेते हुए कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि उस रोबोट को वहां से कैसे निकालना है। इतना कहते ही ईवो गाड़ी से निकलकर बाहर चला गया और वो मेन गेट की तरफ जाने लगा। ईवो ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इनके ठिकाने के पास पहुंच जाता हूं तो हो सकता है वो रोबोट मेरी पहुंच में फिर से वापस आ जाए। जान भी ईवो के पीछे पीछे भागने की कोशिश करने लगा, पर मिंग ने उसे पकड़ लिया और गाड़ी से बाहर नहीं जाने दिया। पर वो कहाँ किसी की मानने वाला था। उसने मिंग को एक जोर से धक्का दिया और वापस से गाड़ी से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, पर तभी नी मिंगजू ने उसे पकड़कर वापस अपनी जगह पर बिठा दिया और कहा कि अगर मेरे भाई ने कहा है कि तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना है तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम इस हालत में उसके पीछे दौड़ने लगोगे तो सिर्फ उसके लिए ही नहीं
हम सबके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहले अपना दिमाग शांत करो और यहीं से मेरे भाई की मदद करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर जल्दबाजी में तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो उसका अंजाम डेफिनेटली बुरा ही होगा। जब नी मिंगजू ने जान को आराम से समझाया तो वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और लैपटॉप खोलकर वहीं से ईबो की मदद करने की कोशिश करने लगा। वो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि ईबो और कितना पास जाना पड़ेगा ताकि वो रोबोट उसकी रेंज में आ सके। असल में ईबो के मन में ये बात चल रही थी कि अगर रोबोट हमारी पहुंच से बाहर चला गया है तो वो अपने आप ही उस ट्रॉली से बाहर नहीं निकल पाएगा। मुझे उसे उस ट्रॉली से बाहर लाने के लिए मुझे उसके करीब जाना होगा। इसीलिए वो गाड़ी से निकलकर बाहर भाग गया था। जान उन दोनों के बीच की दूरी पता करने लगा। ईबो को अभी भी 200 मीटर और आगे जाना था। वहीं दूसरी तरफ ट्रॉली का सारा सामान खाली हो गया था, बस उसमें एक छोटा सा बॉक्स बचा हुआ था। वो रोबोट उसी बॉक्स के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए जैसे ही वो बॉक्स उस ट्रॉली से हटेगा तो उन लोगों को पता लग जाएगा कि वहाँ पर उस सामान के अलावा कुछ और भी है। धीरे धीरे अब ईबो और उस रोबोट के बीच की दूरी घटने लगी थी, पर दूसरी तरफ जान के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। एक एक सेकंड उनके लिए कीमती हो गया था। जान को अभी सिर्फ अपने पति की चिंता हो रही थी। वैसे तो ईबो का इस मिशन से कोई लेना देना नहीं था, पर वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पति की वजह से है, क्योंकि वो जान को खुश करना चाहता था। अब धीरे धीरे ईबो और उस रोबोट की दूरी कम होने लगी थी। जैसे ही उनके बीच की दूरी 60 मीटर रह गई तो ईबो अचानक अपनी जगह पर रुक गया। तब तक बाकी लोगों ने अपने रोबोट्स का काम पूरा कर लिया था, इसलिए सबकी निगाहें उस लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी। सभी एक ही बात कर रहे थे कि आखिर ये दूरी घट क्यों नहीं रही है। उन लोगों ने अब ट्रॉली से आखिर उठाने की भी तैयारी कर ली थी। ये देखते ही जान ने मन ही मन सोचा कि प्लीज ईबो अपना ध्यान रखना। जान किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान बस लैपटॉप के स्क्रीन पर टिका हुआ था। भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था कि काश रोबोट और ईबो के बीच की दूरी कम हो जाए। जोचेंग चुपचाप जान को देख रहा था। जान की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो उसके पास जाकर उसे समझाना चाहता था, पर वो उससे कहता भी क्या। तभी उसने अपनी बंदूक निकाली और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। उसने सोचा कि अगर ईबो को कुछ होता है तो वो ईबो को बचाकर लेकर आएगा। इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक ही मिंग चिल्लाने लगी, अरे देखो तो रोबोट फिर से हमारी तरफ वापस आ रहा है। हाईक्यून ने जैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसने कहा कि पर आखिरकार ये रोबोट इतनी तेजी से हमारी तरफ कैसे आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी और की मदद के बिना अपने आप ही रोबोट इतनी तेजी से हमारी तरफ आ सकता है। इससे पहले कि हाईक्यून कुछ और कहता, वो रोबोट जान की पहुंच में आ गया था। उसने उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और उसे वहां से तेजी से भगाकर बाहर की तरफ आ गया था। वो अभी भी उस रोबोट को किसी कंप्यूटर से जोड़ने के बारे में सोच रहा था, पर तभी जोचेंग ने देखा कि हाईक्यून और नी मिंगजू इशारों इशारों में कुछ बातें कर रहे थे। उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि ईबो के साथ जरूर कोई प्रॉब्लम है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी इशारों इशारों में नी मिंगजू ने हाईक्यून से कहा कि तुम यहाँ पर रुककर इन लोगों का ध्यान रखो, मैं और जोचेंग जाकर ईबो को ढूंढकर यहाँ लेकर आते हैं। उन लोगों को लगा कि जान ने अभी भी कुछ देखा नहीं, क्योंकि वो अभी भी अपने लैपटॉप पर बिजी था। कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो गया था कि रोबोट अपने दम पर इतनी तेजी से बाहर नहीं आ सकता। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि ईबो ने उस रोबोट को रेंज में लाने के लिए उस डिवाइस को उसके पास फेंक दिया हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईबो खुद वहां पर चला गया हो। जान की अब डर के मारे हालत खराब हो रही थी। डर के मारे उसके माथे से पसीना भी टपकने लगा था, पर उसने देखा कि जोचेंग और नी मिंगजू अभी अभी बाहर गए हैं, इसलिए उसे इस बात का तो भरोसा था कि अगर ईबो को कुछ हुआ होगा तो ये दोनों मिलकर उसे वापस ले आएंगे। उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। करीब आधे घंटे बाद जोचेंग, ईबो
और नीमिंचू गाड़ी के अंदर आ गए। उसे देखते ही जान उसके गले से लग गया और उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ मेरी जान। फिर वो उसके शरीर को चेक करने लगा। उसने देखा कि ईबो की शर्ट पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। ये देखते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, फिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी? फिर वो हाईक्यून की तरफ देखने लगा और उसने ड्राइवर से कहा कि हमें जल्द से जल्द अपने ठिकाने पर वापस ले चलो प्लीज। ईबो के सीक्रेट ठिकाने पर एक कमरे के अंदर हाईक्यून ईबो के घाव को साफ करने की कोशिश कर रहा था और जान उसका हाथ पकड़कर वहीं पे बैठा हुआ था। वो बार बार हाईक्यून से कह रहा था कि आप थोड़ा ध्यान से घाव साफ करिएगा, ये आपका अपना ही भाई है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा तो दर्द का ध्यान रखिए। असल में ईबो जब रोबोट के करीब जा रहा था तो उसने देखा कि दुश्मन ने कोई जाल बिछाया हुआ था और उसी से बचने के चक्कर में वो पास के ही गड्ढे में जाकर गिरा और इससे उसके कंधे में चोट लग गई थी। फिर उसने रोबोट से उस दूरी को कम करने के लिए उस डिवाइस को रोबोट की तरफ फेंक दिया था। इधर जान हर छोटी चीज के लिए हाईक्यून को डांट रहा था, जैसे कि उसे हर चीज के बारे में पता हो। वो बार बार उससे कह रहा था कि आप घाव पे दवाई ऐसे लगाइए, आपके पास कोई छोटा सा इंजेक्शन नहीं है क्या? ये सुनकर हाईक्यून मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे मेरा काम कैसे करना है, इसलिए तुम मुझे ये सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे मेरे मरीज का इलाज कैसे करना है। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम्हारी तरह ईबो को भी इंजेक्शन से डर लगता है, पर जल्दी ठीक होने के लिए इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ये सुनकर जान हंसने लगा और उसने कहा कि वो बात तो ठीक है, पर सबके सामने बताना जरूरी था क्या? जान की बात सुनकर ईबो हंसने लगा और उसने कहा कि तुम चिंता मत करो मेरी जान, अगर किसी आदमी या औरत को इंजेक्शन से डर लगता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कायर है या डरपोक है। इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जान ने अपना मुंह ऐंठते हुए जवाब दिया, किसने कहा कि मैं घबरा रहा हूँ? और अगर तुम्हें इंजेक्शन से डर नहीं लगता है तो मैं डॉक्टर हाईक्यून से गुजारिश करता हूँ कि वो तुम्हें एक नहीं बल्कि चार चार इंजेक्शन दे। दोनों इसी तरह काफी देर तक एक दूसरे से बहस करते रहे और बेचारा हाईक्यून एक बार फिर उन दोनों पतियों के झगड़ों में फंस गया था। वो चुपचाप अपना काम कर रहा था। तभी जान ने गुस्से में कहा कि डॉक्टर साहब, आपको जो भी करना है वो जल्दी कीजिए, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। उसके पैरों में चोट लगी थी, इसलिए वो अभी भी सही से चल नहीं पा रहा था। ये देखते ही मिंग उसके पास आ गई और उसे सहारा देने की कोशिश करने लगी। उधर बेचारा ईबो अभी भी इसी दुविधा में फंसा हुआ था कि आखिरकार उसने ऐसा क्या कह दिया कि जान को अचानक इतना गुस्सा आ गया। पर उसे इस बात की वजह मालूम नहीं थी कि इसके पीछे की वजह जान का प्यार भी तो हो सकता है। जान ईबो को दिलो जान से प्यार करता है और वो अगर उसे इस तरह घायल हालत में देखेगा तो उसका गुस्सा होना वाजिब है। जैसे ही मिंग जान के पास आई तो जान ने उसे धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया। ये देखकर ईबो उसकी मदद करने के लिए उठने की कोशिश करने लगा, पर उसने उसका भी हाथ झटककर अपने आप से दूर कर लिया। मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप उठकर यहाँ से जा सकता हूँ और अभी मुझे लैपटॉप पर कुछ काम है, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। पर फिर जाते जाते वो हाईक्यून की तरफ इस तरह से देखने लगा जैसे वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि अपने भाई का इलाज अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो आपको मेरी तरफ से सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर जान वहां से चला गया। उसके साथ ही वहां पर खड़े बाकी लोग भी वहां से चले गए। वहां पर अब नीमिंजू, हाईक्यून और बस ईबो का असिस्टेंट यूबिन बचा था। जान के वहां से जाते ही नीमिंजू ने कहा कि पता नहीं क्यों अचानक पर अब मुझे मिस्टर जान पसंद आने लगे हैं। अब मुझे पता लगा कि युवान ऐसा क्यों कह रहा था। ये सुनकर हाईक्यून मुस्कुराने लगा, पर उसे ईबो के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं भी ईबो को थोड़ा परेशान करता हूँ। इसलिए उसने पूछा कि क्यों, युवान जान के बारे में ऐसा क्या कह रहा था? नी मिंगजू ने जवाब दिया,
युआन कह रहा था कि इस पूरी दुनिया में एक मिस्टर जान ही है जो ईबो भैया को संभाल सकते हैं। नी मिंगजू ने जवाब दिया, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच है। और जब आज मैंने ब्रदर इन लो को देखा तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि युआन जो भी कह रहा था वो सही कह रहा था। ये सुनते ही बगल में खड़ा यूबिन जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि वहां पर और लोग भी खड़े हैं। उसने देखा कि वो तीनों भाई उसी की तरफ देख रहे हैं। तीनों भाइयों की नज़रों से बचने के लिए वो अपने जूते ठीक करने का बहाना करने लगा। थोड़ी देर बाद यूबिन ने कहा कि बॉस, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझे बुला लीजिएगा। इतना कहकर यूबिन वहाँ से चला गया। जाते जाते वो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे अभी जान सर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगली बार बॉस के गुस्से से बचाने के लिए मुझे जान सर के साथ होना ज़रूरी है। यूबिन के जाते ही इबो ने कहा कि अगर तुम दोनों की बातचीत खत्म हो गई हो तो अब काम पे लग जाओ। और हाँ नीमिंजू, तुम्हारे लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जहाँ तक मैं जान को जानता हूँ वो कल ही हमला करने की तैयारी कर रहा होगा, इसलिए तुम अपने आदमियों को तैयार कर लो। नीमिंजू ने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे लोग पहले दिन से ही तैयार हैं। हम लोग तो बस ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। मेरे लोगों ने शहर को चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए यहाँ से बचकर कोई भी नहीं भाग पाएगा। ईबो ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ युआन ने भी लियांग हो को अपने साथ उलझा कर रखा हुआ था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।